दोस्तों आज हम लोग एड्यूटेरिया के द्वारा एईडीओ एग्जामिनेशन के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14 पब्लिश किया गया है उसको डिटेल्ड डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर क्या है देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर ये आपको यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन हम लोग अभी जो है थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं डिस्कशन के पैटर्न में। इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग पेज में है, इसलिए हमने एआई की मदद से इसी क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया है ताकि आपको क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ ही दिखे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित पवन पट्टियों पर विचार करिए, कंसिडर द फॉलोइंग विंड बेल्ट। इसमें पहले क्या है, रोअरिंग 40, स्क्रीमिंग 60, फ्यूरियस 50, गरजता 40, चीखता 60, प्रचंड 50। निम्न से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है? व्हिच ऑफ द एबव आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में से रिलेटेड कौन है? तो ये तीनों जो है आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को विंड मिलता है, रोअरिंग 40, स्क्रीमिंग 60, फ्यूरियस 50। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा नहीं है, साउदर्न हेमिस्फीयर को हम लोग वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं, और यहाँ पर आपको रोअरिंग 40, स्क्रीमिंग 60 और फ्यूरियस 50 का कंसेप्ट हम लोग को ज्योग्राफी की बुक में पढ़े हैं जो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये देखिए रोअरिंग 40, फ्यूरियस 50 और स्क्रीम 60, यहाँ पर जो विंड है इस लेटीट्यूड पर बहुत ही स्पीड से मूव करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ये सब हमको देखने को मिलता है। इसको वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लैंड मास जो है विंड का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल और खरीफ फसल भी आपको हर एक बार एग्जाम में हमको देखने को मिल ही जाता है, आसान कंसेप्ट है। लेकिन रबी क्रॉप जो है इसमें से कौन सा है? तो व्हीट जो है आपको रबी क्रॉप है। याद रखिएगा जो विंटर में जो फसल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। और जो खरीफ जो मानसून के मौसम में होता है, तो खरीफ चावल जो है वो खरीफ मस्त है और गेहूं जो है वो रबी है। तो यह भी याद रखिएगा, रबी कौन सा है? तो व्हीट जो है आपका रबी क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, रबी फसल कौन सा है? तो यहाँ पर गेहूं जो है आपको रबी क्रॉप है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमाला को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध रूप से अरेंज करें। तो अगर हमको हिमालय की क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर करें तो नामचा बर्बा, उसके बाद कौन सा ऑप्शन में है? उसके बाद है नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार देखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1342। नामचा बर्बा आपको सबसे पूर्व में है, उसके बाद जो है कंचनजंगा, उसके बाद आपको नंदा देवी और उसके बाद नंगा पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको मैप में देखें, ये देखें आपको पूरब से पश्चिम की ओर। तो नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में है, नंदा देवी जो उत्तराखंड, और नंगा पर्वत कहाँ पर है? आपको लद्दाख में है। तो इस तरीके से पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, द क्लाइमेटिक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोजम सावर इज मेनली। ब्लोजम सावर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना कौन सी है? तो ब्लोजम सावर, मैंगो सावर, ये सब आपको कंसेप्ट ज्योग्राफी में दिया गया है। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। संवहनीय वर्षा जो है ब्लोजम सावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लोजम सावर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो केरला और कर्नाटक में मिलता है ये देखने के लिए। भी आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में ये कंसेप्ट दिया गया है। तो ब्लोजम सावर देखिए, प्री मानसून कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है यहाँ पर आपको जो क्रिटिकल फॉर ब्लूमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर, तो कॉफी फ्लावर के लिए ब्लोजम सावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर? केरला और कर्नाटक में ये हमको देखने को मिलता है। ब्लोजम सावर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कर्नाटक और केरला में मिलता है। प्री मानसून कन्वेक्शनल रेनफॉल से यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन द इंडिया। तो यहाँ पर कारण निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है ये आपको सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट है हमारे भारत में। अभी आज के डेट में कितने मेजर पोर्ट है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यह जो है मुंबई पोर्ट जो है आपको लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर जो है मुंबई पोर्ट है। तो याद रखिएगा ये मेजर पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्टर स्किल और मरकरी स्किल। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो रिएक्टर स्किल है और मरकरी स्किल है, यह आपको एनसीईआरटी में बताया गया है। तो इसमें पूछा है रिएक्टर स्किल और मरकरी स्किल के बारे में कौन सी बातें यहाँ पर सही है। तो पहला, रिएक्टर स्किल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंपों के प्रभावों की तीव्रता को मापता है और यह व्यक्तिपरक अवलोकनों पर आधारित है। Reactor scale measure the intensity of earthquake effect on human structure and people based on subjective observation। तो यह जो है पॉइंट आपको यहाँ पर गलत है, यह रिएक्टर स्केल के लिए गलत है। मर्करी स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव एम्पलीट्यूड रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफर। तो यह भी गलत है। मर्करी स्केल भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपीय तरंग आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है मर्करी स्केल यहाँ पर न तो 1 और न तो 2 गलत है। तो इसको जो 2 तरीका है अर्थक्वेक को मेजर करने का, उसको हम लोग थोड़ी अच्छी तरीके से देखिए रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल क्या करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ अर्थक्वेक के समय, यह कौन मेजर करता है, तो यह आपको मेजर करता है रिएक्टर स्केल में हम लोग कितना एनर्जी रिलीज हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। और मर्कली स्केल क्या है, मर्कली स्केल में इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करते हैं। यह कैसे पता करते हो कितना डैमेज हुआ है, तो अर्थक्वेक आने के बाद कितना डैमेज हुआ है, इस आधार पर हम लोग अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो यह जो मेजरमेंट का तरीका इसको मर्करी स्केल कहते हैं। ठीक है। और एनर्जी कितना रिलीज हुआ है वो हम लोग किसमें चेक करते हैं, तो रिएक्टर स्केल। तो यह याद रखिएगा, एनर्जी रिएक्टर स्केल में मेजर करते हैं और डैमेज कितना हुआ है यह मर्करी स्केल में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है वह दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको सही दिया गया है। इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गलत है, तो न तो 1 गलत है न तो दूसरा गलत है, यहाँ पर दोनों पॉइंट आपको सही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन विद इन ए मेडिटेरियन क्लाइमेट। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र नहीं है। तो आपको अमेजन बेसिन जो है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र नहीं है। मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट यहाँ पे ये तो मेन है, मेडिटेरियन क्लाइमेट यही मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट हमको अमेजन बेसिन में देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर हमको कैलिफोर्निया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, चिली, यहाँ पर हमको मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेंट्रल चिली में मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया कोस्ट में देखने को मिलता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमको मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलता है, लेकिन अमेजन बेसिन जो साउथ अमेरिका है वहां पर हमको ये क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है। ये आप देख सकते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट, व्हिच रीजन डज नॉट हैव मेडिटेरियन क्लाइमेट, अमेजन बेसिन, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट एक ऐसा रीजन है जहां पर गर्मी के मौसम में बारिश नहीं होता, ठंडी के मौसम में बारिश होता है। तो यह भी एक याद रखिएगा अमेजन मेडिटेरियन क्लाइमेट का किस तरीके से ये जनरली जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर गर्मी में बारिश होता है ठंडी में बारिश नहीं होता, उसका यहाँ पे विपरीत है। मेडिटेरियन क्लाइमेट आर डिफाइंड बाय वेट विंटर एंड ड्राई समर। ये देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट का मेन जो की फीचर क्या है, यहाँ समर में बारिश नहीं होता है और ठंडी के मौसम में बारिश होता है। इस तरीके से यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये भी आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समुद्र की सतहों का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो यह पॉइंट आपको सही है, समुद्र की सतहों का तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अब्सेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स इज एसेंशियल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। चक्रवात निर्माण के लिए कोरोलिस फोर्स का न होना अनिवार्य है। कोरोलिस फोर्स जो है चक्रवात निर्माण के लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया, अगर कोरोलिस फोर्स नहीं होगा तो चक्रवात निर्माण कभी नहीं होगा। यही कारण है जो इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि वहां पर कोरोलिस फोर्स नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, चक्रवात निर्माण के लिए कोरोलिस फोर्स होना मैंडेटरी है। सतह पर निम्न दाब क्षेत्र का स्थिति, प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर एरिया एट द सरफेस। तो साइक्लोन बनने के लिए आपको लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। तो 1 और 3 जो ऑप्शन है यहाँ पर सही है, आपको सेकंड ऑप्शन गलत है। एक बार हम लोग यहाँ पर इसको देखिए, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको दिख रहा है, ये इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। वही टेम्परेचर जो है सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। प्रेजेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स जो है रोटेशन, विंड को रोटेट करता है। तो कोरोलिस फोर्स इज एसेंशियल, विदाउट इट विंड वुड फ्लो स्ट्रेट टू लो प्रेशर एंड नेवर स्पिन। तो कोरोलिस फोर्स जो है आपको मैंडेटरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका अमोंग द गिवन ऑप्शन व्हाट डज द टर्म अक्टूबर हीट रेफर टू द इंडिया। अक्टूबर हीट का मतलब क्या होता है इंडिया में। तो इसका आंसर जो है आपको क्या है,
तो अक्टूबर हीट जो है हॉट ह्यूमिड वेदर ड्यूरिंग रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। हॉट ह्यूमिड वेदर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम को हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट। तो अक्टूबर हीट का मतलब ये है। देखिए, ऑपरेसिव वेदर ड्यूरिंग द रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, क्लियर स्काई, सोलर हीटिंग, हाई सॉइल मॉइस्चर, हाई ह्यूमिडिटी। तो अक्टूबर हीट जो है आपको साउथ वेस्ट मानसून के रिट्रीट के समय जो हमें गर्मी का मौसम देखने को मिलता है, उसी को अक्टूबर हीट कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अक्टूबर हीट, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ड्यूरिंग रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 49th उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है? द 49th पैरेलल नॉर्थ लैटिट्यूड फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यह जो है आपको यूएसए और कनाडा के बीच में लाइन में ये बाउंड्री का काम करता है। 49th, देखिए, फॉर्म द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, कनाडा एंड यूएसए के बीच में आपको 49th डिग्री लैटिट्यूड जो है इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करता है। ये सब स्लाइड जो है हम नोटबुक एलएम की मदद से बनाए, हम देख सकते हैं आजकल एआई की मदद से डिस्कशन टेस्ट पेपर बनाना बहुत ही आसान काम हो गया है। ठीक है, तो आजकल डिस्कशन के लिए एक सब हम लोग कर रहे हैं। यह जो पूरा आपको यहाँ बनाया गया है, ये हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन हम लोग रखे हैं, ये अभी जेमिनी की मदद से किया है। 1 मिनट में काम सब हो गया, जो पहले काम करने में दिन भर लग जाता था इस टाइप का स्लाइड बनाने में, जो एआई की मदद से अभी 1 मिनट में ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, ए बॉडी मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ बिकॉज एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है, क्यों? तो यहाँ पर यह क्यों चलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण लगातार दिशा बदलता रहता है। एक्सीलरेशन चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। तो एक बॉडी जो है मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो इसका क्या है? नो फोर्स ऑन द एक्स, गलत है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, एक्सीलरेशन चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। तो ये फिजिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन डी हो जाएगा। उसके बाद व्हाई डू टू बल्ब्स इन ए पैरेलल सर्किट शाइन ब्राइटर देन इन ए सीरीज सर्किट? ये देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, a body moves at a constant speed, ये करी थी। अगला क्वेश्चन है why do two bulbs in a parallel circuit shine brighter brighter than in a series circuit? एक समांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकता है? why do two bulbs in a parallel circuit shine brighter than in a series circuit? तो पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज दोनों में समान जाएगा, और सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टेज कम जाएगा। तो वोल्टेज इंक्रीज इन पैरेलल, करंट इज सेम इन द बोथ सर्किट, पावर कंज्यूम्ड इज मोर इन ए पैरेलल, पावर कंज्यूम्ड इज मोर इन ए पैरेलल। तो पावर जो है आपको पैरेलल में ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि वोल्टेज दोनों में समान जा रहा है। ठीक है, ये देखिए एक बार, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है आपको हमेशा बदल रहा है, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो एक्सेलरेशन एट ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब हम किसी भी दो बल्ब को पैरेलल में ऐड करते हैं, ये सीरीज का हो गया, और ये पैरेलल में अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा? पैरेलल में, ये फिगर गलत बना, पैरेलल में अगर ऐड करेंगे तो बल्ब ज्यादा जलेगा, क्योंकि ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो पावर कंज्यूम्ड इज मोर इन ए पैरेलल, बिजली की खपत समांतर में अधिक होती है। व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, व्हाट चेंजेज अकर इन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? तो इसमें क्या चेंजेस आता है? एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेवलेंथ जो है आपको चेंज होता है। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करता है तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रीक्वेंसी जो है आपको सेम रहता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेवलेंथ जो है आपको चेंज होता है। ठीक है, देखिए, साउंड प्रोग्रेशन एयर वर्सेस वाटर, फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स। स्पीड जो है इंक्रीज करता है, डेंसर इंक्रीजेज इन डेंसर मीडियम, मस्ट इंक्रीज टू बैलेंस इट्स इक्वेशन। ये जो है आपको सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो अगर स्पीड चेंज होगा तो आपको, अगर स्पीड जो है साउंड वेव का चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ जो है चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम, फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम, वेवलेंथ चेंजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टार शाइन बट प्लेनेट डोंट, तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते। तो इसका कारण क्या है? ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं है, पॉइंट से ग्रह निकट है और विस्तारित दिखाई देता है, कोई मतलब तारे बड़े हैं, कोई मतलब नहीं, ग्रह कम गर्मी उत्सर्जित करता है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए, प्लेनेट्स हैव नो लाइट। ठीक है, प्लेनेट में अपने ऊर्जा नहीं होती है। तो हम लोग को मालूम है जो प्लेनेट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से चमकता है, इसका अपना कोई भी लाइट नहीं होता। प्लेनेट हैव नो इंटरनल लाइट सोर्स, देयर आर विजिबल ओनली बाय रिफ्लेक्टिंग स्टेलर लाइट, स्टार जनरेट फोटोन्स थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यह तो बात सबको बच्चों को भी मालूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do magnetic field lines never intersect each other? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ईच पॉइंट है सिंगल डायरेक्शन, प्रत्येक बिंदु एक ही दिशा होती है। ईच पॉइंट है जी सिंगल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका रीजन देखिए यहाँ पर जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, इफ दे क्रॉस द कंपास एट दैट पॉइंट वुड हैव टू पॉइंट इन टू डायरेक्शन एट वंस। तो ये जो है पॉइंट ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, यह याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है। व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज़ ईच पॉइंट हैज ए सिंगल डायरेक्शन। व्हाई एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस इन स्पेस स्टेशन ऑर्बिट? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? तो वहां पर क्यों महसूस करते हैं? तो दे आर इन फ्री फॉल विथ द स्टेशन। तो दे आर इन ए फ्री फॉल इन स्टेशन। तो अंतरिक्ष में ऐसा नहीं जो ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी जीरो भी नहीं होता। स्पेस हैज नो एरिया भी मतलब नहीं, वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में रहते हैं, तो वे फ्री फॉल पोजीशन में रहते हैं, इसलिए उन्हें आपको वेटलेस महसूस होता है। तो यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट सेंट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट मेनली बिकॉज रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो सेंट हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सेंट का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बहुत ही कम होता है, जो इसके कारण डेजर्ट जो है रात में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। डेजर्ट सेंट बिकम एक्सट्रीमली हॉट, दिन में बहुत गर्म हो जाता है, रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। द जीरो ग्रेविटी, तो फ्री फॉल होने के कारण जो एस्ट्रोनॉट है उसको वेटलेस महसूस होता है। ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, एस्ट्रोनॉट एंड स्टेशन आर falling, astronaut and stations are falling towards earth at the same rate. Weightlessness is the absence of contact force, that is normal reaction. ठीक है, और सेंट का क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है और रात में लो टेम्परेचर होता है। सेंट हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट ऑब्जर्व्स हीट फास्ट एंड लूजेज इट्स फास्ट। तो रात में जो है बालू जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, दिन में बालू जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है दिन में। यह भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला है, आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचलन करते हैं, क्यों? आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली मोल्टेन और डिजॉल्व्ड फॉर्म बिकॉज। तो इसका रीजन क्या है? आयन बिकम फ्री टू मूव। तो कंडक्शन के लिए आयन जो है फ्री टू मूव हो जाता है, तो यही आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, तभी वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ठीक, देखिए आयनिक कंडक्टिविटी जो है जब सॉलिड फॉर्म में ये कोई कंडक्शन के लिए नहीं है, जब मोल्टेन होता है तो यहाँ फ्री आयन हो जाता है जो कंडक्ट करता है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट ओनली व्हेन मोल्टेन बिकॉज आयंस आर फ्री टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, रस्टिंग रस्टिंग नीड्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाटर बिकॉज। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि धातु पिघलनी चाहिए, गलत कोई मतलब नहीं धातु के पिघलने से। यहाँ क्या है? नमी लोहे की जाली को तोड़ देता है, गलत है। नमी ऑक्सीकरण को सक्षम करने के लिए आयनों का संचलन करता है। मॉइस्चर कंडक्ट आयन इनेबलिंग ऑक्सीडेशन। तो मॉइस्चर जो है आपको इनेबल करता है ऑक्सीडेशन को, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉइस्चर कंडक्ट आयन इनेबलिंग ऑक्सीडेशन। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी ऑक्सीकरण को सक्षम करने वाले आयनों का संचालन करता है। ठीक है, व्हाई डज ए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्टिल शो ए वीक कोरिजिव इफेक्ट? तो इसका कारण क्या है? एक्टिव है H प्लस कंसंट्रेशन बिकम्स लो। एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संचारक प्रभाव क्यों दिखाता है? इसका आंसर क्या होगा? सक्रिय H प्लस सांद्रता कम हो जाती है। तो देखिए आपको आयरन, केमिस्ट्री ऑफ रस्ट, आयरन में जंग लगने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन और मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट इनेबलिंग आयन टू फ्लो बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रस्ट होने के लिए मॉइस्चर होना चाहिए आयरन पर, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये आपको रस्ट होता है। व्हाई डज ए डाइल्यूटेड
strong acid have a weak corrosive effect, low active H plus concentration, strong ionizes completely, diluted low number of ions per unit volume, corrosion depends on how many ion hit the surface, not just the type of acid। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एटॉमिक रेडियस स्मॉलर अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बाएं से दाएं आवृत्त में परमाणु त्रिज्याएं छोटी क्यों हो जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज परमाणु आवेश जो है यहाँ पर परमाणु आवेश बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में जो है एटॉमिक रेडियस छोटा, उसका कारण क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ये देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। As you move across a period, electrons are added to the same shell, but the number of protons increases. This strong positive nuclear charge pulls the electron shell closer to the center, physically shrinking the atom. तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक रेडियस जो है अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है लेकिन यह वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि मिल्क अपियर्स टू बी होमोजेनियस मिक्सचर बट इट इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज। दूध जो है एक सॉल्यूशन नहीं, एक कोलॉइड है, इसका कारण क्या है, तो फैट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड, इसमें वसा के कण निलंबित होते हैं। फैट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड जो होते हैं, जो दूध को सॉल्यूशन नहीं बनने देता है। दूध क्या होता है, एक कोलॉइड का एग्जांपल है। इसका रीजन क्या है, इसमें वसा के कण निलंबित होते हैं, फैट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड। अगला है, व्हाट मोस्ट स्ट्रांगली एविडेंस केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये अभी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर एक साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो केमिकल चेंजेस में क्या है, एक नया सब्सटेंस बनता है, तो नया पदार्थ बनता है। तो याद रखिएगा, व्हाट मोस्ट स्ट्रांगली एविडेंस केमिकल चेंज, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, शेप चेंज नहीं, स्टेट चेंज नहीं, मास चेंज नहीं, नया पदार्थ बनना चाहिए। यहाँ देखिए, मिल्क अपियर्स होमोजेनियस बट व्हाई इट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन, फैट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड। ये जो फैट पार्टिकल है जो आपको सस्पेंडेड होता है, जो मिल्क को कोलॉइड बनाता है। मिल्क इज टेक्निकली ए कोलॉइड, याद रखिए, इमल्सन। व्हाइल इट लुक्स यूनिफॉर्म टू द नेकेड आई, यह देखने में आंख से सॉल्यूशन लगता है, लेकिन टीनी फैट ग्लोबुल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर रेदर देन डिजॉल्व्ड एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये याद रखिएगा दूध के बारे में। केमिकल चेंज का मेन क्राइटेरिया क्या है, एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सब्सटेंस सेम ही रहता है, इन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। जैसे इसको जलाएंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मेटल एक्टिविटी मेनली डिपेंड ऑन। तो मेटल एक्टिविटी जो है यह मेनली जो है किस पर डिपेंड करता है, तो यह जो है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर मेटल की एक्टिविटी डिपेंड करता है। यह केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एनर्जी करेंसी जनरेटर रेदर देन सिंपली एनर्जी प्रोड्यूसर। माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे फॉर्म एटीपी, वे एटीपी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी जनरेटर कहते हैं, दे फॉर्म एटीपी। तो यहाँ पर ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मेटल एक्टिविटी मेनली डिपेंड ऑन। तो मेटल एक्टिविटी जो है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा वो उतना ज्यादा एक्टिव होगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देयर एक्टिविटी और रिएक्टिविटी इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय हाउ इजीली दे कैन सरेंडर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एनर्जी करेंसी जनरेटर, दे फॉर्म एटीपी, यो एटीपी फॉर्म करता है। थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू इडियोनियसिन ट्राइफॉस्फेट, द यूनिवर्सल केमिकल फ्यूल पावरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो ये एटीपी जनरेटर है, जिसके कारण इसे एनर्जी करेंसी जनरेटर भी कहते हैं। सिक्स कर रहा, ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ग्लूकोज से नहीं, जल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, वायु से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता, तो इसका आंसर क्या जाएगा, वाटर से ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर से ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, where light energy splits water molecule during the light dependent reaction। तो H2O जो है लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और यहीं से ऑक्सीजन जनरेट होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन कैसे जनरेट हो रहा है, तो वाटर के फोटोलाइसिस से जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको,
व्हाई डू ऑफ स्प्रिंग रिसेंबल पेरेंट्स बट आर नेवर आइडेंटिकल? संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन वो कभी एक जैसी नहीं होती है क्लोन को छोड़ के? तो पर्यावरण लक्षण बदलता है कोई मतलब नहीं है, जीवों की उम्र के कारण नहीं, रक्त भिन्नता के कहने तो जीन अलग होता है। तो जीन जो है आपको माता पिता से संतान को अलग करता है। तो जीन सेग्रीगेट एंड रिकम्बाइन जो है आपको ऑफ स्प्रिंग जो है वो रिसेंबल संतानें माता पिता से मिलती जुलती नहीं होती है लेकिन वो एक जैसी भी नहीं होती। तो इसका कारण क्या है? जीन अलग होता है। इसको यहाँ पर देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में समझा गया जीन सेग्रीगेट और रिकम्बाइन, ये आपको माता पिता का जीन है अलग अलग तरीके से यूनिक वेरिएशन होता है। यूनिक वेरिएशन अराइजेस बिकॉज जीन फ्रॉम पेरेंट्स आर सफल्ड बाय सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड दे रिकम्बाइंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन के समय आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है जिनका, जिसके कारण ऑफस्प्रिंग माता पिता की तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संतानें माता पिता से मिलती जुलती होती है लेकिन एक जैसी नहीं होती, तो जीन अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी और वायुवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? तो जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एरोबिक। और ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी में जो ऊर्जा प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या कहते हैं? एनारोबिक या अवायवीय श्वसन। तो ग्लूकोज इज नॉट यूज्ड, गलत है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एनर्जी, गलत है। ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है, ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्लूकोज ब्रेक्स पार्शियली। व्हाई डज एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी? बिकॉज ग्लूकोज जो है आपको पार्शियली ब्रेक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांसफर इफिशिएंसी डिक्रीज अपवर्ड इन फूड चेन बिकॉज, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम होती जाती है। तो साइज इंक्रीजेस कोई मतलब नहीं। एनर्जी लॉस्ट एट हीट, एनर्जी जो है आपको गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जैसे ये वजन कम हो जाता है कोई मतलब नहीं, आवाज सिकुड़ जाता है, हैबिटेट से कोई मतलब नहीं। तो जैसे जैसे फूड चेन में आप ऊपर जाते हैं तो एनर्जी डिफिशियंसी डिक्रीज होता है क्योंकि एनर्जी जो है आपको लॉस होता है एज ए हीट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 29 का बी हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ देखिए दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। का मतलब क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में या पार्शियल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होता है तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको स्मॉल एनर्जी जनरेट होता है और एरोबिक में ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है। इकोसिस्टम डायनेमिक्स देखिए, प्लांट में सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है, वहां से प्लांट को हर्बीवोरस खाता है, उसके पास एनर्जी जाता है, फिर कार्निवोरस और प्रीडेटर्स के पास एनर्जी जाता है। तो इस जो चेन है यहाँ पर आपको एनर्जी जो है लॉस हो रहा है एज ए हीट। 10% रूल, अर्थात प्लांट के पास जितना एनर्जी है उसका 10% ही जो है आपको ऊपर जाता है। द 10% रूल डिक्टेट दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पासेस टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, द मेजॉरिटी इज कंज्यूम्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस और डिसिपिएटेड इनटू द एनवायरनमेंट हीट। इस तरीके से हीट के रूप में एनर्जी जो लॉस होते जाता है जिससे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्पेसिफिक फीचर allow seeds to be more effective at a long term survival than spores? कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देता है? बड़ा आकार नहीं, डिप्लॉयड संरचना नहीं, संग्रहित खाद्य भंडार। तो याद रखिएगा स्टोर्ड फूड रिजर्व जो है आपको सीड्स को ज्यादा सर्वाइव करने का अवसर देता है। व्हाट स्पेसिफिक फीचर अलाउ सीड्स टू बी मोर इफेक्टिव एट ए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देन स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर क्या है? स्टोर्ड फूड रिजर्व। ठीक है, उसके बाद है वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? तो which historical inscription provides the most important and earliest evidence of prevalence of भागवत धर्म और वैष्णव सेक्ट इन द सेंट्रल इंडिया? तो यह कौन सा है? आपको हाथी गुम्फा का अभिलेख कोई मतलब नहीं, भीतरी ये नहीं, गरुड़ स्तंभ। इसका आंसर क्या होगा? गरुड़ स्तंभ जो है आपको ये होल अभिलेख का भी नहीं है। तो गरुड़ स्तंभ का जो संबंध है आपको शुंग वंश से है। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद जो पुष्यमित्र शुंग आता है उसी का वंशज से गरुड़ स्तंभ का संबंध है। तो ये याद रखिएगा, गरुड़ स्तंभ से हमें पता चलता है वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के बारे में। गरुड़ स्तंभ से किस राजा, हम आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो शुंग वंश का राजा का इंफॉर्मेशन गरुड़ स्तंभ से आपको मिलता है। लेकिन वह शुंग वंश में कौन सा राजा था जिसके समय में ये गरुड़ स्तंभ लिखा गया था?
ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स और ये स्पोर और सीड में क्या अंतर है, अभी हम लोग देखे थे। स्टोर्ड फूड रिजर्व सीड्स पॉजेज ए डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर स्पोर्ट, दे कंटेन एन एम्ब्रियो पैक्ड विद एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड सस्टेनिंग द प्लांट अंटिल इट कैन एस्टैब्लिश फोटोसिंथेसिस। तो सीड्स होता है उसमें आपको स्टोर्ड फूड होता है, यह याद रखिएगा। और आपको जो है भागवत धर्म के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है वह गरुड़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है। लोकेटेड एट विदिशा डेटिंग टू द सेकंड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, द हेलियोडोरस पिलर वाज इरेक्टेड बाय ग्रीक एम्बेसडर हु कन्वर्टेड टू भागवतिज्म प्रूविंग द सेक्ट अर्ली इन्फ्लुएंस। तो आपको ग्रीक का जो एम्बेसडर आया था वह वैष्णव धर्म में कन्वर्टेड हुआ था, गरुड़ पिलर बनवाया था, जहां से हमको प्राचीनतम भागवत धर्म का साक्ष्य मिलता है। यह कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्या लिया हाथी गुम्फा अभिलेख का मेन इंपोर्टेंस किस वंश से, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। भीतरी पिलर और एहोल इंस्क्रिप्शन का इसका संबंध है एंशिएंट इंडिया में किस डायनेस्टी से। हर एक इंस्क्रिप्शन का एक पर्टिकुलर डायनेस्टी से हमको कनेक्शन है, तो वह भी आपको यहाँ पर रिविजन करना है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस प्राचीन तकनीक का उपयोग करके किया गया है। तो यह जो तकनीक है जिससे मूर्ति बनाया गया है डांसिंग गर्ल का, वो कौन सा है, लॉस्ट वैक्स क्राफ्टिंग मेथड। तो कौन सा ये तकनीक, लॉस्ट द्रवी मोम विधि से। उसके बाद राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी। तो यह राजा राम मोहन राय जो है 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। इन विच सिटी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कोलकाता। उसके बाद है हु रिमार्क दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन एनोमली बट पार्ट ऑफ ए लार्जर एनोमलस सिस्टम। यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है, परंतु यह उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ असंगत है। तो यह है आपको लॉर्ड मैकॉले, जिसके कारण आज भी हम लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज इशू में फंसे हुए हैं। तो लॉर्ड मैकॉले का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, तो लॉस्ट टू टेक्निक से ये नर्तकी का मूर्ति बनाया गया है, डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द लॉस्ट टू टेक्निक। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोलकाता में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो है क्या स्टैब्लिश करते हैं, ब्रह्म समाज। और यहाँ जो लॉर्ड मैकॉले बोलता है भारत में बहुत कुछ असंगत है, लेकिन ये जो इसी कारण भारत का जो व्यवस्था है वह भी असंगत है। T.B. Macaulay described company as an anomaly, but part of a system where everything was anomaly. Highlighted the bizarre nature of trading corporation governing a subcontinent. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Who founded the स्वदेश बंधन समिति। तो स्वदेश बंधन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना जो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। तो यह याद रखिएगा, अश्विनी कुमार दत्त जो है 1905 ईस्वी में यह स्टैब्लिश करते हैं बैरिसल बांग्लादेश में। यह स्वदेश बंधन समिति जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्टैब्लिश होता है। इसका आंसर क्या जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर निम्न से किसने कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपको 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें एक जो ऑब्जेक्टिव था विदेशी वस्त्र को जलाना, उसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर उनका कहना था जो विदेशी वस्त्र को जलाने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, देश को आजादी उसे नहीं मिलने वाली है। तो यह किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फैमिली मेंबर थे वह विदेशी वस्त्र को जलाने के पक्ष में थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर खुद जो थे वो विदेशी वस्त्र को जलाने के पक्ष में नहीं थे। यह याद रखिएगा, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हु कॉल्ड द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ ए क्रूएल वेस्ट, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। शौकत अली नहीं हो सकता, शौकत अली तो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में थे। मोतीलाल नेहरू का कोई मतलब नहीं यहाँ पे था। मदन मोहन मालवीय जो है आपको इनका जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनका ये स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये देखिए, हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति, तो अश्विनी कुमार दत्त। तो स्वदेश बांधव समिति बेस्ड इन बैरिसल, बैरिसल कहाँ पर है, आज के प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। और क्रूएल वेस्ट किसने कहा था, बर्निंग ऑफ क्लोथ्स को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
Tagore dissented against Gandhi's symbolic burning of cloth, arguing it was destructive when the poor were in desperate need of cloth. तो भारत के लोग जहां पर गरीब है, जिनको कपड़ा नहीं है, वहां विदेशी कपड़े को जला रहे हो, यह तो बहुत ही क्रूएल मजाक है भारत के लोगों के साथ। उससे अच्छा किसी गरीब आदमी को कपड़ा दे दो जो पहने, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग रिवोल्ट लीडर्स विथ देयर सेंटर, यहाँ पर हमें मैच करने के लिए बोल रहा है। तो खान बहादुर खान कहाँ पर ये लीडर थे, तो खान बहादुर खान जो आपको 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था, तो बरेली में, याद रखिएगा। उसके बाद जय दयाल और हरदयाल जो किए थे कहाँ पर, तो कोटा में। उसके बाद राधा कृष्ण दंड सेना जो है गंजाम में, और सुरेंद्र भाई संबलपुर में। ये सब आपको 1857 की क्रांति के लोकल लीडर्स का नाम यहाँ पर दिया गया, जो चारों मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद व्हिच ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी मेड द फार्मर द ऑनर ऑफ द लैंड, अंग्रेजों की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, तो यह था आपको रैयतवाड़ी, जमींदारी में नहीं, महलबारी में नहीं, ददनी में नहीं, यह कौन सा है, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है आपको, इसमें किसान जो है स्वयं मालिक होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में पराजित किया था। यह जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत है, यह 1500 में नहीं, 1761 ईस्वी में हुआ था, जहां पर मराठा पराजित हुआ था, तो पहला ऑप्शन गलत है। टीपू सुल्तान डाइड ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 में हुआ था, उसमें यह मारा गया था टीपू सुल्तान, न कि तृतीय में। अगर तृतीय में मर जाता तो चौथा युद्ध होता ही नहीं, तो यह तृतीय में नहीं मरा था, यह भी गलत है। पलासी वाज वॉन ड्यू टू मीर जाफर कॉन्स्पिरेसी विथ खिलाफ, तो यह पॉइंट सही। 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, उसमें मीर जाफर जो है आपको रॉबर्ट क्लाइव को मदद किया था। तो पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला का हार का कारण मीर जाफर का षड्यंत्र था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको सही है। कौन सा इसमें पूछ रहा है सही है, तो केवल ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है, 2 ठो गलत है, ठीक है। 1 और 2 जो है यहाँ पर गलत है। ये देखिए यहाँ पर, तो खान बहादुर यहाँ पर 1857 के रिवोल्ट का लीडर खान बहादुर खान कहाँ पर था, तो बरेली में। जय दयाल और हरदयाल कहाँ पर लीड किया था, तो कोटा में। संबलपुर में आपको कौन किया था, तो सुरेंद्र शाही, ये सब नाम याद रखिएगा। राधा कृष्ण दंड सेना कहाँ पर किया था, तो गंजाम में। कितना अच्छा देखिए, गूगल जो है आपको इमेज जो बनाया है, स्लाइड खतरनाक, आज के डेट में एआई काम कर रहा है, एकदम इमेज जो है आपको इंडिया के मैप के साथ सटीक करके बनाया है, ऐसा नहीं कहीं अलग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी जो है फैक्ट चेक में जो बताया, पानीपत का 1761 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, वो अब्दाली और लोदी का नहीं था, यह अब्दाली और मराठा के बीच में था, जिसमें मराठा पराजित हुआ था। टीपू सुल्तान का जो मौत हुआ था 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर के समय हुआ था। और पलासी कंस्पिरेसी के बारे में जो बताया गया वो यहाँ पर सही, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द वेदास विथ देयर ब्राह्मण टेक्स्ट। तो जो वेद होता है वो मंत्र के फॉर्म में है, और ब्राह्मण क्या है, तो उसी मंत्र को जो कहानी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया, उसी किताब को ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक बुक का नाम है। किसी उस बुक का क्या मतलब है, जो वेद को जो एक्सप्लेन करने वाला जो बुक है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो हर एक वेद के करस्पॉन्डिंग एक ब्राह्मण बुक है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, कौन सा यहाँ पर मिलान करने के लिए सही है। तो देखिए, ऋग्वेद से रिलेटेड कौन सा ब्राह्मण है, तो ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का कौन सा है, तो शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का पंचविंश और अथर्ववेद का गोपद। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या होगा, ये बी, ठीक है। यहाँ पर वेद और उसके करस्पॉन्डिंग ब्राह्मण को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, which 14th century BC inscription mention वैदिक deities इंद्र, वरुण और मित्र। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वो अभिलेख कौन सा है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो तुर्की में एक अभिलेख मिला है बोगजकाई में, जहां पर मित्र, वरुण और मित्र जैसे देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी यह इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो यह कहाँ पर, बोगजकाई में। ये कहाँ पर बोगजकाई है, तो यह जो है आपको तुर्की में है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन्फॉर्मेशन, गुप्त वंश की
कि गुप्त राजवंश की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह जो है आपको साहित्यिक रचनाएं कालिदास और पुरातात्विक अभिलेख सिक्के फाहियान और हिंसा का वर्णन अर्थात उपयुक्त से तो गुप्त काल का जो हमको इन्फॉर्मेशन साहित्यिक रचना पुरातात्विक स्रोत फाहियान सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। उसका हु कंपोज्ड ताज उल मासिर, ताज उल मासिर की रचना किसने किया था? तो ताज उल मासिर की रचना जो हसन निजामी ने किया था। हसन निजामी जो है ताज उल ताज उल मासिर लिखे थे, जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का कंटेम्प्रेरी था और ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ दिल्ली सल्तनत। He was contemporary of कुतुबुद्दीन ऐबक and is considered the first official historian of दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो है आपको अगर इंफॉर्मेशन डिटेल ढंग से कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात 1206 के टाइम पीरियड का भारत का इतिहास पढ़ना है तो ताजुल मासिर किताब आप पढ़ सकते हैं। तो जो किसने लिखा है? तो हसन निजामी ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसमें किसान जो है मालिक होता था उसको क्या नाम दिया गया है? रैयतवाड़ी सिस्टम। ये तो सबको मालूम है। उसके बाद ये हिस्टोरिकल एक्यूरेसी तो बता ही दिए। बोगज काई में इंस्क्रिप्शन, जो बोगज काई इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया, जो तुर्की में भारतीय इतिहास की जो वैदिक देवताओं का वर्णन है। कब का ये इंस्क्रिप्शन है? 1400 बीसी, 1400 साल बिफोर क्राइस्ट का ये इंस्क्रिप्शन है, जहां पे इंद्र, वरुण, मित्र और नासप्त देवता के बारे में मिलता है। तो भारत में वैदिक देवताओं का हमें पुरातात्विक इंस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। भारत के वैदिक देवताओं का इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ पर मिल रहा है? तो तुर्की में मिल रहा है। अर्थात ये देख सकते हैं भारत के रिलीजन का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहा है। गुप्ता टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? तो लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, फॉरेन अकाउंट, ये सब जो है गुप्ता सोर्स का इंफॉर्मेशन हमें देता है। उसके बाद ताज उल मासिर जो बुक है हसन निजामी के द्वारा, यह क्या है? फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत कंटेम्प्रेरी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात 1206 से लेके 1210। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपको मर जाता है। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर समझ में आगे होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में बुलंद दरवाजा में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो बुलंद दरवाजा जो है कौन सा सही? तो गलत है, सफेद संगमरमर यहाँ पर नहीं यूज हुआ है, यहाँ रेड और येलो सैंडस्टोन का यूज हुआ है। तो बुलंद दरवाजा यूज व्हाइट मार्बल, गलत है। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है अकबर के द्वारा बनवाया गया था, यहाँ पर कौन सा संगमरमर है? तो लाल संगमरमर। बड़ा इमामबाड़ा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में जो है वहां पत्थर का यूज नहीं हुआ, वहां पर जो है आपको ब्रिक का, ईट का बना हुआ है ये बड़ा इमामबाड़ा। तो दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर गलत है। कौन सा सही है? तो न तो 1 न तो 2। तो ये दोनों एक हम लोग यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देखते देखिए। तो बुलंद दरवाजा जो है आपको रेड सेंट स्टोन का बना हुआ, और बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है ये आपको क्या चीज से बना हुआ है? तो ये आपको ब्रिक और लाइम प्लास्टर से, ईट से बनाया गया है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो यह सारा दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेके 1526 तक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, 5 डायनेस्टी, उसका टाइम पीरियड, इसके इंपॉर्टेंट राजा का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अभी बीपीएससी में पूछा भी है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए खिलजी का टाइम पीरियड क्या था? तो खिलजी का टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320। कितना साल हुआ? ये लगभग में 30 साल। खिलजी जो है आपको सबसे कम 5 जो वंश था उसमें सबसे कम टाइम पीरियड का कौन वंश था? तो खिलजी ही था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तुगलक। तुगलक जो है कब से कब तक आता है? तो 1320 से लेकर 1414। तो देखिए इसका सैयद, सैयद वंश का क्या टाइम पीरियड है? 1414 से लेकर 1456। और लोधी जो आखिरी वंश है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1456 से लेकर 1526। शुरुआत का जो वंश था उसका टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1290। इस टाइप से जो 5 वंश दिल्ली सल्तनत में था उसका टाइम पीरियड हम लोग देख लिए, और इस आधार पर कह सकते जो खिलजी जो था सबसे कम टाइम के लिए शासन किया। ठीक है, किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हम भारत को खो देते तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा? तो भारत जो है ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर वो भारत को खो देगा तो ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो यह बात किसने कहा था? तो यह है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। याद देखिएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह स्टेटमेंट है। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो 1894 से 1899 तक आपको भारत का गवर्नर जनरल रहता है। उसका स्टेटमेंट था, इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय द स्वॉर्ड एंड इटसेल्फ बी हेल्ड बाय द स्वॉर्ड।
तो हमने तलवार के दम पे इंडिया को जीता है और तलवार के दम पे ही इंडिया में अपना शासन बनाएंगे और इंडिया जो है ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। यह बात किसने कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 में यह पट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड लैंसडाउन का भी टाइम दिया गया है, नाम दिया गया था। देखिएगा इनका टाइम पीरियड क्या है? 1888 से लेकर 1894। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम क्या है? 1872 से लेके 1876। 1876 में कौन आता है? तो 1876 में आता है लॉर्ड लिप्टन। उसके बाद लॉर्ड रिपन। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड क्या? 1864 से लेके 1864 टू 69। तो इस तरीके से सारा जो गवर्नर जनरल है उसका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। अर्थात 1772 से लेके 1947 तक जो है आपको गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, सारा टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको हेल्प देता है ऑप्शन को सॉर्ट आउट करने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हिच रिकमेंडेशन वाज नोट इन द वुड डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 की वुड घोषणा पत्र में कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी? तो भारत में एजुकेशन का प्रचार प्रसार कैसे हो उसके लिए वुड डिस्पैच 1854 में आया था। इसमें क्या शामिल नहीं था? रिकमेंडेशन शामिल नहीं था। तो पृथक लोक शिक्षा विभाग, तो एक पब्लिक डिपार्टमेंट होना चाहिए एजुकेशन के लिए, जो आज भी चल रहा है। एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन, यह आपको सही था। उच्च शिक्षा आज भी हम लोग देखते हैं अंग्रेजी में और लोकल जो भाषा का यूज प्राथमिक शिक्षा में करते हैं। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो टीचर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। यह भी बात आपको उर्दू स्पीच में कहा गया था। एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलिली ऑन पब्लिक, तो यह बात गलत है। एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम केवल पब्लिक का नहीं था, सरकार को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। तो आज देखिए सरकारी स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल भी है। तो ये 1854 में भी कहा गया था कि इस एजुकेशन पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर समाज में देगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है गलत है। यह केवल पब्लिक फंडेड नहीं था एजुकेशन, उस समय भी प्राइवेट था और पब्लिक था। अगला है अलीगढ़ आंदोलन पर विचार करें। यह ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध था। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरोध में नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार के पक्ष में था। साइंटिफिक सोसाइटी ने पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1864 ईस्वी में। यह बात है। सर सैयद ने कुरान पर टीका भी लिखा। तो सर सैयद अहमद ने जो आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे और जो मुसलमान को और बहुत हद तक जो आज हमारे समाज में कम्युनल भावना है उसको फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कुरान पर टीका भी लिखा था, अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था साइंटिफिक सोसाइटी स्टैब्लिश करके, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में नहीं थे। तो यहाँ पर 1 तो गलत है, 2 और 3 जो है सही है। तो इसका आंसर क्या देगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए वुड डिस्पैच के बारे में, एजुकेशन इज सोल पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत है। वुड डिस्पैच डिक्लेयर द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एजुकेट द मासेज, ठीक है। यहाँ पर अदर फीचर्स जो था इंग्लिश एजुकेशन ग्रांटिंग नीड फीमेल एजुकेशन को प्रमोशन देना, बहुत सारी बातें इसमें। उसके बाद हम लोग, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका हु ज्वाइंट मीर कासिम एंड सुजाउद्दौला टू डिक्लेयर वॉर ऑन ब्रिटिश बट लॉस्ट टू बक्सर। किसने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों को युद्ध घोषित किया, बक्सर में पराजित। यह कौन सा है? शाह आलम द्वितीय। यह कब का कहानी है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें शाह आलम द्वितीय मीर कासिम सुजाउद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करता है और पराजित होता है। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का टाइम, ये आखिरी मुगल बन राजा है। यह नहीं होता मीर जाफर तो ब्रिटिश को मदद ही करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था। यह पॉइंट सही है। 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन आया था उसमें साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली, याद रखिएगा। बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना कविता लिखी थी। तो यह भी बात याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है आपको सही है। T1 में क्या है? तो इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा है? Which source influenced the preamble? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो प्रियम्बल है उसको हम लोग कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से प्रियम्बल हमारा इंस्पायर्ड है? तो यूएस के संविधान में जो प्रियम्बल था उसी से हमारे भारतीय संविधान का भी प्रियम्बल इंस्पायर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से नहीं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। तो प्रियम्बल जो है भारतीय प्रियम्बल कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो यूएस के संविधान से इंस्पायर्ड है। तो यह याद रखिएगा।
तो हम लोग का जो संविधान में कौन सा चीज कहाँ से लिए हैं, यह हमको याद रखना है। सोर्सेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने प्रियम्बल को कहाँ से कॉपी किया है, तो प्रियम्बल को हमने यूएस के संविधान से, यूएस में जो 1787 में संविधान था उसमें था वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उसी तरह 1949 का हमारे इंडिया का संविधान था वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा। उसके अलावा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, ऑप्शन में दिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी कॉपी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो स्केलेटन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है, मोटा मोटी स्ट्रक्चर, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यूएस से हमने प्रियम्बल इंस्पायर्ड होके लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, डीपीएसपी में से कौन सा नहीं है, व्हिच इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये हमारा डीपीएसपी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमें बोलने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये हमारा डीपीएसपी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है हमारा डीपीएसपी है, पर्यावरण की सुरक्षा जो है हमारा डीपीएसपी है। तो इसमें कह रहा है कौन सा डीपीएसपी नहीं है, तो बोलने का अधिकार की जो स्वतंत्रता है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा डीपीएसपी नहीं है। तो देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो समान कार्य के लिए समान वर्क जो है आर्टिकल 39 डी में लिखा गया, ये कौन सा है, डीपीएसपी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43 डीपीएसपी है, याद रखिएगा, आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43 में प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बातें की गई है। और आर्टिकल 48 ए जो है इसमें आपको प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो डीपीएसपी जो आप है वो सारा डीपीएसपी आपको याद रखना होगा, जो कौन सा क्या है डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के तहत अनिवार्य प्रावधान कौन से है, कंपलसरी प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और 73rd और 74th में 73rd अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पंचायत की बात करता है 73rd अमेंडमेंट, और 74th अमेंडमेंट जो है ये आप क्या चीज की बात करता है, तो म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। तो इसमें पूछा है, तो इसमें कंपलसरी प्रोविजन 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत है। तो देखिए रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, तो पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, यह 73rd के अंतर्गत आता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आपको 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है, जो पंचायत का चुनाव के लिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो कंसेप्ट है यह आपको आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट, न कि 73rd, अर्थात म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत ये जिला योजना समिति आता है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये आपको 73rd के अंतर्गत आता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 73rd संशोधन के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान कौन सा है, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग। तो 1 to 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 to 4 ऑप्शन ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बार यहां पर हम लोग देखें, तो ये देखें यहां पर एक सेकेंड, हाँ तो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन 33%, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत, ये सब जो है आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से देखें, और ठीक है, तो जिला योजना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th के अंतर्गत आता है, न कि 73rd। उसके बाद है रिगार्डिंग द लोकसभा के संबंध में विचार की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा तय की गई है। तो आर्टिकल 81 में जो है हमारा लोकसभा में कितने मेंबर होंगे वह मेंशन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति इसे कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है, लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है, यह भी पॉइंट सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो नॉर्मली 5 साल का होता है उसको इमरजेंसी के समय 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट तो सही है। तीसरा पॉइंट तो सही है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर फुल टर्म, और उसके बाद है नॉर्मली टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये भी पॉइंट आपको सही है। लेकिन अधिकतम संख्या जो आज 552 हमारे जो लोकसभा का जो सदस्य की संख्या 552, इसकी संख्या आर्टिकल 81 में लिखा गया है, लेकिन आर्टिकल 81 को हम लोग आर्टिकल 368 की मदद से अमेंड किए हैं। तो अधिकतम संख्या जो संविधान में मेंशन है उसको अमेंड किया गया है और किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट गलत है। अधिकतम संख्या संविधान द्वारा तय नहीं है। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होंगे यह पार्लियामेंट जो है टाइम के साथ चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें 2 और 3 ही मेनली सही है,
बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंटेंट को थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स्ड, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 81 जो है आपको लोकसभा के कंपोजिशन की बातें करता है। तो देखिए अर्लियर कितना था, 552 था, अभी कितना इफेक्टिव मेंबर हो गया है लोकसभा का, 550, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन जो 2 लोगों का होता था नहीं हो रहा। लेकिन आर्टिकल 81 को हम लोग आर्टिकल 368 से अमेंड कर सकते हैं, इसलिए लोकसभा के का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको चेंज किया जा सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा, तो आर्टिकल 85 को यूज करके प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है। आर्टिकल भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नॉर्मल टर्म जो है लोकसभा का उसको नेशनल इमरजेंसी के समय एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आर्टिकल 83 कहता है। आर्टिकल 83 जो है आपको ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट 1 ईयर एट ए टाइम बट इट कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी एंड। अगर इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, तो 1 साल के लिए आपको 1-1 साल, जब तक नेशनल इमरजेंसी है 1-1 साल करके लोकसभा का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया तो इसका ड्यूरेशन है लोकसभा को, उसको 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार कीजिए रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ये पॉइंट 100% सही है। वो संसद के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो संसद का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है, न कि राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति नहीं करता। तो सेकंड पॉइंट गलत है। वो राज्यसभा में केवल टाई की स्थिति में वोट दे सकते हैं, तो वो राज्यसभा में टाई की स्थिति में वोट डाल सकते हैं। तो उसमें 1 और 3 जो है आपको सही, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। ही कैन ओनली वोट इन राज्यसभा इन केस ऑफ टाई। यह पॉइंट आपको ये याद रखना होगा। तो देखिए आर्टिकल 64 कहता है राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, तो वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये कौन कहां पर लिखा गया है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये कहां पर लिखा गया है, तो आर्टिकल 64 में लिखा गया है। आर्टिकल 118 कहता है जो जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। कहां पर लिखा गया है, याद रखिएगा आर्टिकल 118। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बातें हैं, लेकिन इस ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, ये आर्टिकल 118 में लिखा गया है। उसके बाद वोटिंग राइट इन पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 100 अर्थात आर्टिकल 100 कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट जो है आपको वोट कब डालेगा राज्यसभा में, जब टाई का सिचुएशन होगा, अर्थात इक्वल वोट पड़ा है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना राइट टू वोट का यूज कर सकता है इन केस ऑफ टाई। तो ये आर्टिकल 100 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसके बाद है, विथ रेफरेंस टू फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहला एक कैबिनेट बना था, उस कैबिनेट के बारे में है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तो उसके पास विदेशी मामलों का पोर्टफोलियो भी था। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स का भी पोर्टफोलियो था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने, यह भी पॉइंट सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री बने, तो यह पॉइंट गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद पहले खाद्य और कृषि मंत्री बने, तो चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर सही है। निम्न ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो तीसरा पॉइंट गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री नहीं थे। तो इस इंफॉर्मेशन को कई बार बीपीएससी और डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम लोग एक बार देखिए। जो पहला कैबिनेट जो है आपको इंडिपेंडेंट इंडिया का कब बना था, तो 15 अगस्त 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम अफेयर्स मिनिस्टर थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम अफेयर्स मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू आपको क्या थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर तो थे ही। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हमारे B.R. अम्बेडकर बने। उसके बाद 15 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद आपको कौन सा मिनिस्टर बने थे, तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। और आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। डिफेंस जो था वो किनको मिला था, तो बलदेव सिंह, याद रखिएगा बलदेव सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर बने थे एज पर फर्स्ट कैबिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, यह पॉइंट सही है। ये वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, तो यूएसए के संविधान में जो है यह प्रेरित नहीं है। यह कहां से प्रेरित है, तो यह याद रखिएगा। यह जो है आपको एक सेकेंड,
फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर, एक बार चेक कर लीजिएगा 11th वाज एडिट, ये कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंस्पायर्ड है, एक बार चेक कर लेते हुए, एक सेकेंड। ऑस्ट्रेलियन फंडामेंटल ड्यूटी एक बार चेक करके आप बताइए। यूएस में तो फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से कॉपी किया है, चेक यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी, हाँ फंडामेंटल ड्यूटी देखिए ये रशिया से हमने कॉपी किया है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, तो ये याद रखिएगा हमने फंडामेंटल राइट्स जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एंड आइडियल ऑफ जस्टिस कहाँ से कॉपी किया है, तो रसिया से कॉपी किया है, नॉट की यूएस से। ठीक है, ये भी एक आपको क्लैरिटी यह होगा। तो देखिए, तो ओरिजिनली जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया। इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा है। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा कितने फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी था, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा फंडामेंटल ड्यूटी इंस्पायर्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। शुरू में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 2002 में एक और जोड़ के 11 हो गया। तो 1, 3 सही है, 2 गलत है। इसमें कौन सा सही है, तो 1 और 3 जो है आपको केवल यहाँ पर सही है। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संबंध में कथन पे विचार, वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। तो यह जो पॉइंट है आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, यह पॉइंट आपको यहाँ पर सही है। उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो यह भी पॉइंट जो है आपको सही है। उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हटा सकते हैं, तो गलत है, उन्हें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हटाया नहीं जा सकता। Consider the following statement regarding Kyag. He holds office for 6 years or until 65 years of age, whichever is earlier. तो यह पॉइंट याद रखिएगा सही है। His salary and service condition are charged to the Consolidated Fund of India. ये किस आर्टिकल में है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। जो Kyag का जो सैलरी है वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड इंडिया पर चार्ज होगा, यह किस आर्टिकल में लिखा गया है। He can be removed by the president on the recommendation of prime minister. तो ऐसी बातें नहीं है। इसमें 1 और 2 जो है सही है, 3rd जो है आपको गलत है। तो एक बार हम लोग क्या के बारे में देखने की कोशिश करें। तो देखिए 6 साल या 65 साल तक ये आपको क्या सर्विस देते हैं। चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी और कंडीशन जो है चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रिमूवल प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हम रिमूव करते उसी तरीके से प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है, अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट एड्रेस करे। तो केवल प्राइम मिनिस्टर के कहने से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 148। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल कहां पर है, तो 148 से 151 तक आर्टिकल जो है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, एक बार चेक कर लीजिएगा। 148 तो है, ठीक है। तो जो क्या हुआ, यह एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन, ये सब जो इनका जो आर्टिकल ये आपको याद रखना है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, अटॉर्नी जनरल का 76 है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 148 है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 324 है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो कब तक कितने साल तक सर्व करते हैं, कैसे हटेगा, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषताएं कौन सी है, तो व्हिच फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, यह भी ब्रिटेन का है। लिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अमेरिका का संविधान लिखित है। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है यह हमने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया है। तो 1, 2, 4 जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और 3 हमने किसके संविधान से लिया है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेरिका के संविधान से कॉपी किया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका ज्वाइंट सिटिंग कैन बी कन्वेड, संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है, तो आर्टिकल 108 में जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है उसके बारे में। राज्यसभा रिजेक्ट बिल, जब राज्यसभा जो है रिजेक्ट कर दे बिल को। 6 महीना हो गया है लेकिन वो पारित नहीं हुआ है, संशोधन पर असहमति आ रहा है, तो यह आपको ज्वाइंट सिटिंग किया जा सकता है। राज्यसभा डज नॉट पास विद इन 6 मंथ एंड डिसएग्रीमेंट ऑन अमेंडमेंट, तो ज्वाइंट सिटिंग ये तीनों सिचुएशन में हो सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग को हम लोग को अच्छी तरीके से समझना होगा।
ठीक है, ये है आपको हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वो कहाँ से किस कंट्री से कॉपी किया है, ये आपको लक्ष्मीकांत का ये पेज है, इसी को हमने यहाँ पर एआई की मदद से इमेज बना के दिखाया है। ये आपको एकदम याद रखना है, 50 to 60% इस पेज से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। देखिएगा बहुत ज्यादा रिपीट होता है इस पेज से। तो ज्वाइंट सीटिंग को हम लोग देख लेते हैं। तो ज्वाइंट सीटिंग जो है लोकसभा राज्यसभा का कहाँ पे लिखा गया है, तो आर्टिकल 108 में लिखा गया है। अगर ये कब होता है ज्वाइंट सीटिंग, लोकसभा पासेज बिल बट राज्यसभा रिजेक्ट करे, लोकसभा ने पास किया राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, ज्वाइंट सीटिंग होगा। अगर कोई अमेंडमेंट है जिसपे दोनों हाउस एग्री नहीं कर रहा तभी ज्वाइंट सीटिंग होगा, या राज्यसभा जो है 6 महीने से ज्यादा हो गया पास नहीं कर रहा, इफ मोर देन 6 मंथ पास सिंस द बिल वाज वेंट टू राज्यसभा, लोकसभा से राज्यसभा गया और 6 महीने से ज्यादा हो गया है और राज्यसभा ने कुछ नहीं किया। तो ज्वाइंट सीटिंग कौन कॉल करता है, तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सीटिंग को कॉल करता है। और ज्वाइंट सीटिंग कब हम लोग नहीं करते हैं, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो ज्वाइंट सीटिंग अप्लीकेबल जो है केवल नॉर्मल बिल या फाइनेंशियल बिल, याद रखिएगा फाइनेंशियल बिल शब्द का यूज कर रहे हैं, मनी बिल का नहीं। तो ज्वाइंट सीटिंग नॉर्मल बिल और फाइनेंशियल बिल में अप्लीकेबल है, मनी बिल जो है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। मनी बिल शब्द और फाइनेंशियल बिल दो अलग अलग शब्द है, मनी बिल इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल बिल, ये भी समझिएगा। और ज्वाइंट सीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, तो लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड करता है। ये कहाँ लिखा गया है, तो आर्टिकल 118 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी हु कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों का नियंत्रण किनके पास होता है, तो राज्य के पास। तो याद रखिएगा स्टेट जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, स्टेट के पास सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल रहता है। जैसे हम लोग यूएसएसआर में देखे थे, भारत में सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है साथ साथ काम करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो इकोनॉमिक्स में जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है सेविंग पर। कैपिटल किस पर निर्भर करता है, बचत। अगर हमारा बचत ज्यादा होगा करेंगे तो उसको हम कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बचत पर निर्भर करता है, न कि उत्पादन, आय और मांग पर। तो ये सब इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जिसको हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए इकोनॉमी जो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीन टाइप से हम लोग इकोनॉमी बांटते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेट कंट्रोल करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर है जैसे भारत में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंप्लीट जो है आपको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन जो है किस पर डिपेंड करता है, सेविंग अर्थात इन्वेस्टमेंट पर। आप अगर सेविंग ज्यादा कीजिएगा तभी आप कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इंडिया फॉलोज, भारत अपनाता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड रेट बोथ। तो हम लोग का जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरीके से मैनेज होता है, तो यह जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, प्रबंधित तैरती विनिमय दर। इसका मतलब क्या है, इन जनरल जो है आपको आरबीआई कंट्रोल एक्सचेंज रेट को नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आरबीआई इंटरवीन करता है। तो इसलिए इंडिया के बारे में क्या कहा गया है, इंडिया में किस प्रकार का एक्सचेंज रेट है, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी नहीं है, कंप्लीटली मार्केट कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट भी नहीं है, मैनेज्ड है और फ्लोटिंग है। अर्थात मैक्सिमम समय फ्लोटिंग रहता है मार्केट के डिमांड के अनुसार, लेकिन इसमें आरबीआई भी इंटरवीन करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में इकोनॉमी जो है किस प्रकार का है, तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी भारत जो अपनाता है उसको क्या कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज विद स्टेबिलिटी, इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई इंटरवीन भी करता है लेकिन इन जनरल मार्केट फोर्स इसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है जैसे ही प्राइस कम होगा डिमांड जो है बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है और इकोनॉमिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा, इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं इकोनॉमिक्स में। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस, जब प्राइस कम होता है तो इन जनरल, लेकिन हर जगह लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन इन जनरल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। उसके बाद इंडिया एक्सटर्नल डेट 2024 सितंबर में कितना था। इंडिया एक्सटर्नल डेट जो है आपको कितना है, यह फिगर आपको याद रखना होगा, 711.8 बिलियन डॉलर। यह इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिला है, तो देखिए
इकोनॉमिक सर्विस 2024-25 का अच्छा भारत का एक्सटर्नल डेट कितना है, तो 711.8 यूएस बिलियन डॉलर। तो ये पूछा है आपको इंडिया का एक्सटर्नल डेट। ये सब यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो आप इस टाइप का पैटर्न को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड सीमा बढ़कर कितना हो गया। जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो सीमा 3 लाख था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो अभी 5 लाख कर दिया गया। तो ये भैया देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड का सीमा बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया, तो 5 लाख। तो बजट 2025-26 में न्यू किसान क्रेडिट कार्ड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। तो किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना बढ़ा के कर दिया गया, तो 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। उसके बाद है नैनो उर्वरक योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम जो है यह आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसके मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर अमित शाह है। तो नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। याद रखिएगा, नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। नैनो उर्वरक योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो सहकारिता के द्वारा स्टार्ट किया गया नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। उसके बाद बिहार की देशांतर सीमा, बिहार लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है, तो बिहार का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है ये कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट तक। तो ये बिहार का देशांतर ये सीमा जो है ये भी आपको याद रखना है। अब ये बिहार स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। तो बिहार का ये मैप है जो आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अजात शत्रु किस वंश से था। तो हमारे भारतीय इतिहास में जो पहला पॉलिटिकल वंश हम लोग पढ़ते, वो वंश का क्या नाम है, हर्यक वंश। उसमें आपको अजात शत्रु था। इसके पिता कौन थे, तो बिंबिसार थे। अजात शत्रु के बाद जो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तो शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है, उसके बाद मौर्य वंश। तो अजात शत्रु किस वंश का था, तो हर्यक वंश। बीपीएससी अभी ये एंशिएंट इंडिया का यह जो 4 वंश है इसको कई बार रिपीट किया पिछले 3 एग्जाम में। तो इसको अच्छी तरीके से इसके सारे वंश के जो मेन इंपॉर्टेंट राजा हुए उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अजात शत्रु किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। उसके बाद है जैन धर्म के 3 रत्नों में ये शामिल नहीं है। तो जैन धर्म में 3 रत्न है, बुद्ध धर्म में भी 3 रत्न है, उसी तरह जैन धर्म में भी 3 रत्न। यहाँ पूछा जैन धर्म का 3 रत्न कौन है। जैन धर्म का 3 रत्न है सम्यक दर्शन, KFC, याद रखिएगा, किसको याद रख सकते हैं, KFC। आपको जैन धर्म के अनुसार राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए, और राइट कंडक्ट भी होना चाहिए। आपका जो आचरण होना चाहिए वो भी सम्यक होना चाहिए, आपका ज्ञान जो है वह भी सम्यक होना चाहिए, दर्शन भी सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक तपस जैसा कुछ भी सम्यक नहीं है। यहाँ पर क्या है, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। फेथ, नॉलेज और दर्शन, ठीक है, सम्यक तपस नहीं। चरित्र को ही क्या करे, कंडक्ट कर रहे हैं, ज्ञान को ही नॉलेज करे, और दर्शन को क्या करे, फेथ करे। तो याद रखिएगा यहाँ पर KFC करके याद रख सकते हैं। 3 ज्वेल जो है चाइनीज का। बुद्धिस्ट का 3 ज्वेल कौन सा है, 3 रत्न, तो बुद्धम संगम और कौन सा है, बुद्ध का 3 रत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम। बुद्धम, संगम और धम्म, बुद्ध, संग और धम्म, ये 3 जो है बुद्ध का 3 रत्न है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। उसके बाद किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी, तो धर्मपाल जो है इसने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी, धर्मपाल। गोपाल के बाद कौन सा आता है, तो धर्मपाल आता है। तो हमको पाल वंश का जो राजा है उसके बारे में भी अच्छी तरीके से समझना होगा। तो देखिए धर्मपाल का, ये देखिए गोपाल, पाला डायनेस्टी का पहला राजा कौन होता है, गोपाल। उसका दूसरा होता है धर्मपाल, तीसरा होता है देवपाल। इतना 3 राजा को तो 100% याद रखिएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में बनाया है। सोमपुरा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये आपको बांग्लादेश में, प्रेजेंटेस बांग्लादेश में। उदयपुर महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको उदयपुर जो गोपाल ने स्टेब्लिश किया था, फाउंडर जो पाला वंश का है, यह कहाँ पर है, तो बिहार शरीफ में। तो धर्मपाल जो दूसरा राजा था पाल वंश का, जिसका टाइम पीरियड 770 से 810 ईस्वी तक है, इसने आपको उत्तर पथ स्वामी का टाइटल धारण किया था। तो याद रखिएगा धर्मपाल को, ठीक है। और 3 रत्न जो है जैन का कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था, तो यह याद रखिएगा, इसे बांकीपुर जेल में भेजा गया था। राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल। उसके बाद लाल बकैया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो बागमती नदी की सहायक नदियों में लाल बकैया, लखनदेई और मनोहरा का नाम आता है। तो लाल बकैया, लखनदेई और मनोहरा इस नदी की सहायक नदी है, तो बागमती का। उसके बाद मौर्यकालीन अधिकारी को उनके कार्य से मिला है, तो मौर्य काल में जो अलग अलग अधिकारी थे उसके कार्य से मिलाने के लिए करा। तो सीताध्यक्ष जो था कृषि अध्यक्ष था, याद रखिएगा। सेनापति जो है सेना प्रमुख, और समाहर्ता प्रमुख मुख्य राजस्व संग्रह। तो तीनों आसान है, आपको ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बी। सीताध्यक्ष जो है आपको हेड ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेनापति आर्मी चीफ, और ये तो यहाँ पर ये अच्छा से नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा, सीताध्यक्ष, सेनापति और समाहर्ता, ये सब जो है आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता था, तो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद समाहर्ता, समाहर्ता के बारे में क्या समझाया गया, तो समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। और सेनापति तो सिंपल है, ये सबको पता ही होता है, सेनापति का मतलब सेना का जो कंट्रोल करता है, ठीक है। सेनापति मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। तो बिहार की नदियों पर आपको क्वेश्चन 100% आएगा। बिहार की नदियों को अच्छी तरीके से समझना है। Considering the river flowing through Bihar, choose the correct answer with the help of these quote. कमला रिवर फ्लोज ईस्ट ऑफ द कोसी रिवर। कमला नदी कोसी नदी के पूर्व में प्रभावित होता है, तो गलत है। कमला नदी जो है कोसी नदी के पश्चिम में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रभावित होता है। तो यह पॉइंट आपको सही है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे अगले स्लाइड में। सोन नदी जो है फल्गु नदी के पश्चिम में प्रभावित होता है। मेची नदी जो है कोसी नदी की सहायक नदी है, तो गलत है। मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। निरंजना नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में बहता है, तो यह मिलता है। निरंजना रिवर ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम द साउथ। तो यह पॉइंट आपको यहाँ पर सही है। इसमें कौन कौन सा सही है, 2 और 4 जो है आपको यहाँ पर सही है, बाकी 1 और 3 जो है गलत है, ये याद रखिएगा। तो बिहार का जो नदी सिस्टम है वो हम लोग देखिए, बीच में गंगा नदी बहता है और यहाँ पर कोसी आ रहा है कुर्सेला में, और कमला जो है कमला कोसी के पश्चिम में है, और कमला जो है कोसी के पश्चिम में है, और फल्गु जो है वह सोन के पश्चिम में है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बिहार के नदियों का, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर गंगा है, जो बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटता है। आप कई बार पूछा है, जो बिहार में गंगा जो कितने जिलों में प्रभावित होता है, तो 12 जिलों में। एंट्री कहाँ पे करता है, तो बक्सर के पास, और ये निकलता है आपको भागलपुर के पास से। तो कमला जो है आपको बागमती बदला घाट के पास कहाँ पर मिलता है, कोसी नदी में। ये याद रखिएगा, बदला कहाँ पर मिलता है, कोसी नदी में मिलता है बदला घाट, और कोसी जो है आपको गंगा में मिलता है, ठीक है। ये आपको दिख गया होगा। मेची नदी का सहायक, मेची जो है किसका सहायक नदी है, महानंदा नदी का। मेची जो है आपको महानंदा का सहायक नदी है, जो बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। महानंदा बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। यह नदी बिहार और बंगाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो महानंदा नदी ही बिहार और बंगाल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। सोन नदी तो आपको बता दिया, अमरकंटक नदी से, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलता है। फल्गु जो है यह लीलंजना और मोहना 2 धारा से मिलकर बनता है। लीलंजना को ही निरंजना भी करें हम लोग। तो ये फल्गु जो है यह आपको लीलंजना और मोहना से मिलकर बनता है। यह कुछ है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, गंगा से मेन जो नदियां है कहाँ से मिलती है, तो घाघरा या सरयू नदी जो है छपरा में गंगा से मिलता है। गंडक जो है हाजीपुर में मिलता है गंगा से। खगड़िया में बूढ़ी गंडक मिलता है। कोसी जो है कहाँ पर गंगा से मिलता है, तो कुर्सेला में कोसी मिलता है। और महानंदा जो मनिहारी में मिलता है यहाँ पर। कर्मनाशा जो है चौसा में। सोन जो है मनेर में। पुनपुन जो है गंगा से कहाँ पर मिलता है, तो फतुहा में। तो बिहार की नदियों को एकदम अच्छे तरीके से डिटेल, जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल से बिहार की नदियों को समझिएगा। एक क्वेश्चन श्योर शॉट है, आपको नदी पर आएगा ही आएगा। उसके बाद बिहार राज्य की चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ बिहार एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर नेपाल से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से जो है
आपको बिहार का कितना जिला साझा करता है, तो 7, ये ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिएगा ये सही है। झारखंड से भी 8, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड बगल-बगल में है, तो ये 8। नेपाल से कितना है, 7, और बंगाल से कितना जिला साझा करता है, तो 3 जिला बंगाल से साझा करता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा, तो क्या है करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है, तो 2 और 3 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी। एक बार हम लोग बिहार के मैप को देखें, यह बिहार का मैप है, यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ से 8 जिला है, झारखंड से भी 8 जिला है, 8 जिला, नेपाल से 7 जिला, और आपको बंगाल से कितना जिला टच कर रहा है, तो 3 जिला बंगाल से आपको टच कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, 7, 8, 8 और 3। 3 जिला कौन-कौन सा है, तो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। ये याद रखिएगा, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर जो है आपको टच कर रहा है। नहीं है एक बार, ठीक है, 3 जिला इधर से आपको, नहीं ये भागलपुर नहीं टच कर रहा है, ये आपको कौन टच कर रहा है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। 3 जिला जो वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार टच कर रहा है, ठीक है। और 8 जिला जो है आपको यूपी से, 8 जिला ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, ये झारखंड है इधर। तो ये जिला एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा जिला है, लेकिन ये संख्या यही है, 7, 8, 8 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बाद है, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच में रेत के जमाव से बनने वाली विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो यह जो है आपको क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपको दियारा प्रदेश। दियारा प्रदेश जो है आपको कहलाता है। The distinctive landform created by deposition of sand in the middle of river in the floodplain of Ganga is called दियारा रीजन। अभी आज हम एक वीडियो दियारा रीजन क्या होता है, ताल रीजन क्या होता है, और चौर रीजन क्या होता है, इस पर 5 मिनट का एक वीडियो एआई से बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल ढंग से उसमें समझाया है। तो ये ताल नहीं है, तराई क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक भी नहीं, इसको क्या कहते हैं, दियारा प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब मान लीजिए हम थोड़ा-सा समझा रहे हैं, इसको आप एक 5 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए नदी ऐसे चल रहा है, ऐसे कोई नदी चल रहा है, ये जो है आपको बीच में जो मिट्टी जमा कर दिया है, मिट्टी जमा कर दिया है, और यहाँ से फिर जैसे ये आ रहा था, यहाँ मिट्टी जमा कर दिया और ये अपना रास्ता बदल लिया। ये जो मिट्टी जमा किया हुआ जगह है, इसी को क्या करें, दियारा रीजन करें। डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय सैंड डिपोजिशन विदिन रिवर चैनल। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी आ रहा है, और यहाँ पर आपको बालू गिट्टी जो है जमा करके एक एक लैंड बना दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, दियारा रीजन। आप लोग 5 मिनट का वीडियो है, बार-बार बोल रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मिट्टी वाला शब्द जो है दियारा, चौर और टाल, 3 शब्द है, दियारा, चौर और टाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपको 3 फरवरी 1916 को हुआ है। कब हुआ है, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है, ठीक है। दियारा का क्या इंपॉर्टेंस है वो सभी आप लोग जो वीडियो जो भी देख रहे हैं, इसका पीपीटी भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप दियारा चौर वाला वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो वहीं पर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको पीपीटी मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही डिटेल ढंग से सब कुछ समझाया गया है। तो यहाँ देखते हैं पटना हाईकोर्ट जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ है, तो 3 फरवरी 1916 को। तो ये याद रखिएगा, पटना हाईकोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, 3 फरवरी 1916 को। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल इज करेक्ट, तो महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। जिस तरीके से सेंटर में आपको अटॉर्नी जनरल का कंसेप्ट है, उसी तरह एडवोकेट जनरल का कंसेप्ट स्टेट में है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, यह पॉइंट सही है। महाधिवक्ता केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। यह केंद्र सरकार का नहीं होता, बिहार सरकार का होता है, अर्थात स्टेट राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, न कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का विधि अधिकारी को क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल नहीं कहते। तो ऑप्शन 2 जो है गलत है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं होता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है। तो तीसरा भी पॉइंट गलत है। अटॉर्नी जनरल
जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में लिखा गया है, इस ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसे एडवोकेट जनरल का आर्टिकल कौन सा 165 है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है, ये कमेंट करके बताइएगा। महाधिवक्ता संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, गलत है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो है आपको राज्य के दोनों सदन, अगर 2 सदन है तो वहां भाग ले सकता है। इसमें कौन सा सही है, तो केवल एक जो है आपको यहाँ पर सही है। याद रखिएगा, एक ही केवल सही है। संसद के दोनों भवन में अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, एडवोकेट जनरल नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, तो आपको एडवोकेट जनरल जो है किसके द्वारा अपॉइंटेड, स्ट्रिक्टली बाय गवर्नर। possess the right to speak and participate in the proceedings of both house of the legislature without voting right। तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये आर्टिकल 165 से एस्टैब्लिश होता है एडवोकेट जनरल। तो ये याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद है व्हाट वाज द इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गया। तो यह इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा, 4.9। ये लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्विस के अनुसार है। आज जो है 29 जनवरी को आज नया साल का इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हो गया। तो आपको नए डाटा के अनुसार याद रखना होगा। ये प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है अप्रैल दिसंबर में रिटेल इन्फ्लेशन कितना था, तो ये 4.9% था। यह याद रखिएगा, यहाँ पर पिछले साल का पूछा है। ठीक है, अगला है एज पर इकोनॉमिक सर्वे बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीजेज एनुअली अंटिल दिसंबर 2024। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये याद रखिएगा 15.8%। यह भी पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। ये दोनों पिछले साल का, आज का भी इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हो चुका है, उसको आप लोग जरूर नया डाटा भी देख लें। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो रिटेल इन्फ्लेशन पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितना था, तो 4.9%। और रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात सोलर और विंड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना है, तो 15.8%। एनुअल ग्रोथ रेट जो है, नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं, एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो है 15.8%। ठीक है, तो भारत की अक्षय क्षमता में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 15.8% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज आइकॉन फेस ऑफ बिहार बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन फेस घोषित किया, तो नीतू चंद्रा। ये एक्ट्रेस है, इसे ही आइकन फेस नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को औपचारिक रूप से पटना मेट्रो का उद्घाटन किया। तो पटना मेट्रो का तो प्रथम फेज का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को हुआ है। पटना मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ, तो 6 अक्टूबर 2025 को हुआ है। यहाँ देखिए नीतू चंद्रा को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, नीतू चंद्रा। ठीक है, यहाँ देखिएगा ऑफिशियल आइकन ये सब बिहार। उसके बाद 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का फेज 1 का जो है इनोग्रेशन किया गया, किसके द्वारा, तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया पटना मेट्रो। तो याद देखिएगा पटना मेट्रो 6 अक्टूबर को इनोग्रेट किया गया। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा घोषित 3 नए डेयरी प्लांट किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। वेयर विल द 3 न्यू डेयरी प्लांट बी स्टैब्लिश्ड इन बिहार। तो बिहार सरकार जो है 3 डेयरी प्लांट कहां पर स्टैब्लिश करने वाला है, तो गया, दरभंगा और गोपालगंज। याद रखिएगा गया, दरभंगा और गोपालगंज में 3 नए डेयरी प्लांट स्थापित किया गया है। यह भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक बार न्यूज देखें। यह तो आपको मेट्रो का जो इनोग्रेशन हुआ उसका न्यूज का कटिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद गोपालगंज, दरभंगा और गया में जो है डेयरी डेवलपमेंट ग्रिड बनाने का है। तो यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में हम लोग देखें तो क्या श्वेत क्रांति की राह पर बिहार। यहाँ पे क्या है? देखिए बिहार ने श्वेत क्रांति के द्वार पर नई दस्तक दी। गया, दरभंगा, गोपालगंज में सरकार नए डेयरी प्लांट की स्थापना करेगा। इन तीनों प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी। तो गया, दरभंगा और गोपालगंज में 5 लाख लीटर दूध का डेली प्रोसेसिंग होगा। सीतामढ़ी और रोहतास में दूध पाउडर उत्पादन के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो दूध का जो पाउडर होता है, मिल्क पाउडर कहां पर बनेगा, तो सीतामढ़ी और रोहतास में। और दूध का जो प्रोसेसिंग होगा वह कहां पर होगा, 3 जिला में, गया, दरभंगा, गोपालगंज। और सीतामढ़ी, रोहतास में क्या होगा, मिल्क पाउडर बनेगा। तो 60 मीट्रिक टन दूध पाउडर का हर दिन उत्पादन होगा। तो सीतामढ़ी में भी 30 मीट्रिक टन और रोहतास में 30 मीट्रिक टन दूध का पाउडर बनेगा। अर्थात बिहार में 60
मीट्रिक टन दूध का पाउडर बनने वाला है यहाँ पर। और 5 लाख लीटर दूध का जो है प्रोसेसिंग कहाँ पर होगा? 3 जिला गया, दरभंगा और गोपालगंज। ठीक है, ये अभी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। बिहार सरकार द्वारा घोषित 3 नए डेयरी प्लांट किन स्थानों पर घोषित किया गया है? तो गया, दरभंगा और गोपालगंज। यहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, इन विच स्टेट इज द 5 डे दक्कन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह जो है मध्य आंध्र प्रदेश में आपको 5 डे दक्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया। उसके बाद निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है? Which country recently launched the world largest grain storage campaign? तो ग्रेन को, अनाज को स्टोर करने के लिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज कैंपेन चलाया है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? भारत। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज कैंपेन, ताकि अनाज की बर्बादी से बचाया जा सके और इसे सही यूज करे। हमारे भारत में अनाज का बर्बादी भी बहुत होता है। उसका बाद है वेयर वाज द नेशनल आयुष मिशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग समिट 2025 हेल्ड? राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो है आपको न्यू दिल्ली में हुआ। ये कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ। तो ये सब इन्फॉर्मेशन एक बार तो देखिए, जो फिर दक्कन फेस्टिवल कहाँ पर हुआ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। ये 5 दिन का फेस्टिवल है, याद रखिएगा, दक्कन फेस्टिवल। दक्कन फेस्टिवल इन हैदराबाद। तो ये कहाँ पर है? दक्कन फेस्टिवल हैदराबाद में। दक्कन जो है साउथ इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है? तो इंडिया के द्वारा चलाया गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज कैंपेन, यह जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम कहाँ पर, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया? तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ने यह स्टार्ट किया है। ये कब का न्यूज है? 16 दिसंबर 2025 का न्यूज है। यह देखिएगा, इन शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे भारत में फूड को स्टोर करने का शॉर्टेज है, इसी के लिए यह स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद नेशनल आयुष मिशन और कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, आयुष मिशन से रिलेटेड जो आपको समिट हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ। कब? 3 से 4 सितंबर 2025। कब का न्यूज है? 31 अगस्त 2025 का यह न्यूज है। ठीक है, आयुष समिट 2025 जो है कहाँ पर हुआ? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 99.3% साक्षरता दर के साथ किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो अभी भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जिसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसमें ये यहाँ जो ऑप्शन है इसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया है। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश बिकम्स द 5th फुल्ली लिटरेट स्टेट यूटी आफ्टर त्रिपुरा, मिजोरम, गया और लद्दाख। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे याद रखिएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है यह घोषित किया गया जो भारत में जो हिमाचल प्रदेश है वह त्रिपुरा, मिजोरम, गया और लद्दाख के बाद 5वां फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 99.3 साक्षरता दर के साथ किस राज्य को पूर्ण साक्षरता दर घोषित किया गया है? साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए जाने जाते हैं, इनके जन्म बर्थ एनिवर्सरी को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने के लिए किसने घोषणा किया है? तो यह है महाराष्ट्र। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन को इनके कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में पोस्टुमस इनके मरने के बाद भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, स्वामीनाथन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अगस्त 7 एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। तो 7 अगस्त जो है इनका जन्मदिन, उसी को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाएंगे ताकि एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखा जा सके, उनके योगदान को याद रखा जा सके, किस तरीके से उन्होंने गेहूं और चावल की उपज में भारत को हेल्प किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ओलंपिक चैंपियन लॉरा डहलमियर का किस चोटी पर चढ़ाई करते समय निधन हो गया? तो लैला पीक, लैला पीक जो है आपको पाकिस्तान में है। लैला पीक आपको कहां पर है? पाकिस्तान में है। वहीं पर ये ओलंपिक चैंपियन जो थी लॉरा डहलमियर, ये चढ़ रही थी उस पीक से, ये गिर के मर गई।
ये कहाँ पर है? लेला पीक, जो पाकिस्तान में है। तो देखिए, लौरिया डे लिमिया जो जर्मनी की थी, ये डबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी, और ये इसे ट्रेजेडी कब हुआ? 2025 में हुआ, जब ये क्लाइंब कर रही थी तो एक्सीडेंटली गिर के लेला पीक पाकिस्तान से गिरकर यह मर गई। ये है लेला पीक, ये कराकोरम में है, और इसका लोकेशन, इसका हाइट कितना है? तो 6096 मीटर का हाइट था। इसी को चढ़ते वक्त यह मर गिर के, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन कहाँ? तो गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान, नियर द, ठीक है, पाकिस्तान में, याद रखिएगा लेला पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पर चर्चा ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया? तो हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन डिड परीक्षा पे चर्चा रिसीव टू सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते रहते हैं, और इसमें अभी कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था? तो यह आपको रजिस्ट्रेशन जो हुआ है परीक्षा पे चर्चा पर, तो 3.53 करोड़, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 3.53 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो परीक्षा पे चर्चा 2025 में 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रजिस्ट्रेशन इन ए मंथ ऑन ए सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म अचीव्ड ड्यूरिंग द 8th एडिशन ऑफ पीएम इनिशिएटिव। तो मोदी जी जो परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं, परीक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे माइंड, कौन सा माइंडसेट रखना चाहिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, ये सब आप सुन सकते हैं। तो इसमें कितने 2025 में जो परीक्षा पर चर्चा हुआ उसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया? तो 3.53 करोड़, जो एक एक आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया? तो शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? BM-04। शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल का नाम क्या है? BM-04। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा राज्य स्विंग का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य होगा? तो असम जो है भारत में पहला राज्य बनने वाला जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अभी तक सैटेलाइट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करता है, लेकिन असम जो है पहला राज्य बनने वाला है जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखिए, आपको हाइपरसोनिक शिफ्ट जो है आपको जो बन रहा है उसका नाम क्या है? BM-04, जो डीआरडीओ के द्वारा बन रहा है। ये शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल जो डीआरडीओ के द्वारा बन रहा है उसका नाम क्या है? BM-04। उसके बाद असम के बारे में हम लोग देख रहे हैं, असम टू हैव इट्स ओन सैटेलाइट टॉक्स विद इसरो ऑन। यह कब का 10 मार्च 2025 का न्यूज है, जो असम जो है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, ठीक है। और असम जो है अभी न्यूज में इसलिए भी है कि ये अपना जो कैपिटल है वो डिब्रूगढ़ में भी शिफ्ट कर रहा है। असम जैसे, असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर, सबको मालूम होता है असम की राजधानी दिसपुर, लेकिन असम का एक नया राजधानी बनने वाला है, उसका नाम क्या है? डिब्रूगढ़। यह भी फेमस प्लेस है असम में। असम का नया राजधानी दो, एक अब दो हो जाएगा, एक होगा दिसपुर और एक होगा आपको डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन? निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया? तो याद रखिएगा, हरियाणा में अभी राज्य सरकार ने सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनिवार्य कर दिया, क्योंकि वहां पर फीमेल कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रहा है। उसी को रोकने के लिए आपको सारे प्रेग्नेंट महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा हैज अनाउंस्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा किया? तो अभी आपको बताए थे, डिब्रूगढ़ को असम का दूसरा राजधानी घोषित करने का घोषणा किया गया है। उसके बाद है, वर्ष 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल एस वर्ट और जॉन एम मार्टिनियस को प्रदान किया गया? तो 2025 का जो है नोबेल प्राइज फिजिक्स में किस चीज के लिए दिया गया है? तो ये याद रखिएगा, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज करने के लिए 2025 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवर्ट और जॉन एम मार्टिनिस को, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन को एक बार हम लोग देख लें। ये तो बता ही दिए, जो डिब्रूगढ़ असम का दूसरा राजधानी बनने वाला है। हरियाणा में जो पहला ट्राइमेस्टर है उसी में महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर वो प्रेग्नेंट है।
इम्प्रूव मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ सेक्स रेशियो, ताकि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, जो बच्चा है और माता है दोनों के हेल्थ को देखा जा सके और सेक्स रेशियो को कंट्रोल किया जा सके। ये तो बता ही दिए डिब्रूगढ़ के बारे में। उसके बाद 2025 का जो नोबेल प्राइज है वो फिजिक्स में क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया। किसको? तो जॉन क्लार्क नंबर 1, माइकल एच डेवो रेट और जॉन एम मार्टिनिस को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, which of the following countries were chosen as the focus country at World Food India which began on September 25 2025। तो 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो रूस, वियतनाम, जापान सब फोकस देश के रूप में चुना गया था। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। Which country recently introduced the K visa to attract STEM talent globally? तो हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर स्टेम अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत किया? तो चाइना। चाइना जो है भी पूरे संसार से जो अच्छे इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, गणित में जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उस सबको अट्रैक्ट कर रहा, उसके लिए के वीजा नाम से स्टार्ट किया, ताकि अच्छा डिस्कवरी, अच्छा इन्वेंशन साइंटिफिक जो है चाइना में हो सके। तो पहले जैसे सारे अच्छे पढ़े लिखे आदमी अमेरिका जाते थे, अब सब चाइना जाएगा, तो चाइना का डेवलपमेंट और होगा। तो ये याद रखिएगा, के वीजा जो है आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। उसके बाद निम्न से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर एस एल थरप्पा का हाल ही में निधन हो गया है? Which of the following Padma Awards was recently conferred upon the renowned Kannada novelist Dr. S. L. Bharappa, who recently passed? भरप्पिया है, ठीक है। यह जो है आपको कुछ ऑफ द फॉलोइंग है कौन सा पद्मा अवार्ड दिया गया था? इसे पद्म भूषण 2023 में दिया गया था। ने क्या दिया गया था? पद्म भूषण, पद्म भूषण दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। ये देखिए, तो पद्म भूषण अवार्ड किसको दिया गया था? डॉक्टर एस एल भरप्पा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये कन्नड़ नॉवलिस्ट, कन्नड़ भाषा में लिखने वाले। के वीजा जो है कौन स्टार्ट किया है? तो के वीजा चाइना जो है अपनी पॉलिसी ग्लोबल रेस फॉर टैलेंट, तो टैलेंटेड आदमी को, पढ़े लिखे ज्यादा साइंटिफिक माइंड वाले आदमी से जो है उस सबको अट्रैक्ट करने के लिए चाइना जो है के वीजा स्टार्ट किया है। ये याद रखिए, एस्टैब्लिशिंग चाइना द प्राइमरी ग्लोबल इनोवेशन हब। तो के वीजा कहाँ का है? तो चाइना का है। उसके बाद वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो है आपको कहाँ पर आयोजित किया गया था? 25 से 28 सितंबर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका गोल क्या था? भारत को फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करना। और यहाँ पर जो है फोकस कंट्री कौन था? जापान, यूएई, वियतनाम और रशिया। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 दिल्ली में आयोजित किया था। उसका मेन गोल क्या था? इंडिया को ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करना। और इसमें फोकस कंट्रीज जो था जापान, यूएई, वियतनाम और रशिया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर टोटल जो है 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है यह डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर थोड़ा सा भी कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस जो डिस्कशन का पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और हमसे कोई सजेशन हो तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके भी दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए टेस्ट पेपर के साथ। आप कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट पेपर का डिस्कशन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जितना इंटरेक्टिव होइएगा उतना मुझे पता चलेगा आप लोग क्या देखना चाहते हैं। उसी अनुसार मैं कोशिश करूंगा उसी टेस्ट पेपर को डिस्कस। थैंक यू।